आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता, पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात तो इसमें आती है कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई स्टार्टिंग में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो 2-3 एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बाद में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो गया, है ना। 118 एलिमेंट है तो 118 के एलिमेंट्स की सेपरेट प्रॉपर्टीज याद करना मुश्किल काम है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि भाई जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जिनके गुण एक जैसे हैं, उनको एक साथ रख दिया जाए, है ना। जैसे एक सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई जैसे स्कूल के अंदर हमारे होता है कि स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें LKG से लेकर के और 12th क्लास तक, चुन्नू मुन्नू से लेकर के बड़े बड़े बच्चों तक, 11th-12th में जाके भी साइंस अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग। तो अगर सारे बच्चों को स्कूल के अंदर एक ही बड़े ग्राउंड के अंदर बैठ के पढ़ाया जाए तो क्या पॉसिबल है ना। उसमें LKG का बच्चा भी बैठा है, फर्स्ट क्लास भी बैठी है, सेकंड क्लास भी बैठी है, 10th भी बैठी है, 11th भी बैठी है, साइंस भी बैठी है, कॉमर्स भी बैठी है, आर्ट्स भी बैठी है। तो ना तो उनको एक साथ बैठ के पढ़ा सकते हैं और ना ही वहां पर हमें किसी भी बच्चे की प्रॉपर्टीज पता लग सकती है कि मान लो स्कूल में 2000 बच्चे, 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए तो उन 2000 बच्चों में कौन सा बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो नालायक है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो सुगला है, ये सारी बातें कहां से पता पड़ती है। अगर हम उनको एक साथ रखेंगे तो पता नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, है ना, कि भाई अलग अलग क्लास के LKG वाला बच्चा इस रूम में बैठेगा, HKG वाला इस रूम में बैठेगा, फर्स्ट क्लास वाला इस क्लास में बैठेगा, सेकंड वाला यहां बैठेगा, वहां भी सेक्शन बांट दिए, सेकंड A, सेकंड B, 10th A, 10th B, 11th साइंस को अलग बांट दिया, 11th कॉमर्स को अलग कर दिया, 12th साइंस को अलग कर दिया। तो उससे क्या है कि 2000 की जगह अगर 10,000 बच्चे भी होंगे ना, तब भी उस हर क्लास के बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन सारे टीचर्स के पास रहेगी। यानी कुल मिला के बात क्या है कि अगर हम ग्रुपिज्म कर दें, अलग अलग सेम कैटेगरी वालों को एक ग्रुप में रख दें, तो उसमें क्या है कि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान हो जाता है ना। यही बात एलिमेंट्स के लिए है। तो एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमें करना है। तो एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर किया। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी, उसके मेरिट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे, क्यों उनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया, है ना। और उसके बाद हम मेन जो पढ़ेंगे वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वहां पर कि किस तरह से प्रॉपर्टीज जो है उनमें पीरियोडिसिटी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है आपके एनसीईआरटी के अंदर वो है किसका बेटा, डोबेरेनियर ट्रायड। क्या बेटा, डोबेरेनियर ट्रायड। ठीक है, क्या है, डोबेरेनियर ट्रायड, यानी डोबेरेनियर ट्रिक, है ना, ट्रिक नहीं, ट्रिक। तो डोबेरेनियर ने क्या किया था, डोबेरेनियर ने क्या किया कि सबसे पहली बार जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे क्लासिफाई किया, है ना, किसके बेस पे, एटॉमिक मासेस के बेस पे, परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर।
इसने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। जैसे पहला जो उसने ग्रुप बनाया वो बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ये जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप इसको बोलते हैं ट्रायड, ट्रिक। ट्रायड क्या है? व्हाट इज ट्रायड? ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ट्रायड तीन तत्वों का समूह है। तो कौन कौन से ट्रायड थे इसमें? एक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, एक था कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम का, और एक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो उसने तीन तीन के ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया, जिसको कहा ट्रायड। और हर ट्रायड की खास बात क्या थी कि हर ट्रायड के अंदर जो पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज था, परमाणु द्रव्यमानु का औसत, वो सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा था। कैसे? जैसे लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7, पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो इसका अगर हम एवरेज निकालें, यानी 39 + 7 / 2, तो कितना आएगा? 46/2, 23। तो 23 किसका मास होता है? सोडियम का, है ना? इसकी खास बात थी। दूसरा इसने किसका एग्जांपल दिया? कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम का। कैल्शियम का मास होता है 40, इसका मास होता है 137। इसका अगर हम एवरेज निकालें तो 40 + 137 / 2, तो यह आएगा कितना? 177/2, तो लगभग आएगा 88.5। तो यही लगभग इसका एटॉमिक मास होता है, 88, है ना? उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। आयोडीन का मास कितना होता है? 136, 126, हाँ सही, 127। ठीक है, इसका एवरेज निकालो। 127 + 35.5 कितना आएगा? 0.523256 है ना? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 81। ये किसका मास है? हाँ हाँ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, तो कैल्शियम का 40, इसका 137, इसका एवरेज निकाला कितना है? 88, इसका मास हो गया। इन दोनों का मास का एवरेज निकाला, इसका मास हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसने जो ट्रायड बनाए, उन ट्रायड्स के अंदर क्या फॉल हो रहा था कि पहले का और दूसरे का, तीसरे का, इनके मासेस का जो एवरेज निकाल रहे थे वो किसके मास के इक्वल आ रहा था? सेकंड के मास के इक्वल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे ट्रायड क्या है तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसमें क्या था? इसको किसके बेस पर अरेंज किया गया था? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, खास बात क्या थी कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, है ना? पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज किसके इक्वल आ रहा था? सेकेंड एलिमेंट के मास के इक्वल आ रहा था। ये क्या था? इसके मेरिट्स। ये क्या था बेटा? इसके मेरिट्स, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। फिर आते डिमेरिट्स। क्या कारण थे कि ये फेल हो गया, है ना? तो क्या कारण थे फेल हो गया, बता सकते हो? डिमेरिट्स क्या क्या थे इसके? डिमेरिट्स क्या क्या थे?
इसके डिमेरिट था पहला कि इट वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। कुछ पे ही अप्लाई हो रहा था, 3 ट्रायड दिए इसने, है ना। इसी ट्रायड के अंदर अगर हम कोई दूसरा ले लें, जैसे मान लो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमने लिया है, इसमें अगर हम फ्लोरीन को भी इंक्लूड कर दें, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लिया है, इसके अंदर अगर हम मैग्नीशियम को भी इंक्लूड कर दें, किसको इंक्लूड कर दें? मैग्नीशियम को। ये मैग्नीशियम भी तो आता है इस ग्रुप में, तो अगर मैग्नीशियम को यार दो, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। मैग्नीशियम का मास कितना होता है बेटा? 24 होता है ना। और स्ट्रोंशियम का मास कितना होता है? 88। 88 प्लस 24 कितना हो गया? बोलो। 8 4 12 8 2 10 112। इसका अगर एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 56। लेकिन कैल्शियम का कितना होता है? 40। अप्लाई नहीं हो रहा, समझ रहे मत। उसी तरह यहां देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैं फ्लोरीन ले लूं, क्या ले लूं? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का कितना होता है? 9 एटॉमिक नंबर, मास होता है 19। क्लोरीन का और ब्रोमीन का कितना है? 81। 81 प्लस 19 100। 81 प्लस 19 कितना हो गया? 100। 100 का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 50। लेकिन इसका मास कितना है? 35.5। समझ रहे हो? यानी कि एक ही ट्रायड में उसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट को इंक्लूड करने पे उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। उसी ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम इंक्लूड कर दें तो उसी में ट्रायड एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर हो रही है बात? तो ये आया कौन? सबसे पहले किसने दिया? डोबरेनेन ने। सेकंड इसके बाद आया कौन? न्यूलैंड। कौन आया? न्यूलैंड। ये संगीत प्रेमी आदमी था, इसको म्यूजिक से बड़ा प्यार था, म्यूजिक से बड़ा प्यार था। तो इसने केमिस्ट्री और म्यूजिक को मिक्स कर दिया। इसने बोला कि म्यूजिक में जिस तरह से 7 नोट्स होते हैं, कौन कौन से? म्यूजिकल नोट्स। हिंदी में सारेगामा पाधानी सा। वैसे न्यूलैंड ने हिंदी के लिए नहीं दिया था ये, है ना। नोट्स किसी भी लैंग्वेज में हो, दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, म्यूजिकल नोट्स हर लैंग्वेज में 7 ही होते हैं, है ना। कोई सी भी लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे स्पेनिश हो, है ना, कोई सी भी लैंग्वेज हो, है ना, म्यूजिक में नोट्स कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। ये खास बात है। तो ऐसा नहीं कि हिंदी में ही सारेगामा पाधानीसा होता है, बाकी दूसरी कोई सी भी लैंग्वेज ले लो दुनिया की, उसमें सारेगामा नहीं होगा, कुछ और होगा उसकी जगह, लेकिन नोट्स कितने होंगे? 7 ही होंगे, है ना। तो उसने बोला कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स होते हैं 7, है ना। हिंदी में कौन कौन सा है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, हो गए 7। फिर जो वापस सा आ रहा है वो पहले के जैसा आ रहा है। पहले नंबर पे भी सा था, 8वें नंबर पे भी सा आ रहा है। पहले नंबर पे भी क्या था? सा। और 8th में भी क्या है? सा, है ना। फिर वापस दूसरे नंबर पे रे, 9th पे भी वापस क्या आएगा? रे। समझ गए बात को? तो इसने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को हेडिंग लिख लेते हैं पहले, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यूलैंड का अष्टक नियम।
क्या बोला इसने? इसने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे पहले किसने अरेंज किया, ध्यान रखना, किसने किया सबसे पहले? डोब्रिनियर ने। बाद में इसके बाद न्यूलैंड ने भी इसको एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। उसने क्या देखा? इसने देखा कि अगर इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses, अगर एलिमेंट्स को, उनके तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, then the properties of each element are similar to upcoming eighth element. अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हर तत्व का गुण आने वाले 8वें तत्व के साथ समानता रखेगा। अपकमिंग 8th एलिमेंट, आगे आने वाला 8th एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखेगा। कैसे? जैसे लिथियम से स्टार्ट किया उसने, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, फ्लोरीन के बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन नहीं आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम। बस कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था ये। कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। तो लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, तो लिथियम, उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट कौन है? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम और पोटेशियम तीनों प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखेंगे। बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7, 8th मैग्नीशियम। तो बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रखेगा। समझ गए बात को? जैसे यहां पर आ गया तुम्हारा सा, फिर आ गया रे, फिर आ गया गा, फिर आ गया मा, फिर आ गया पा, फिर आ गया धा, फिर आ गया नी, फिर वापस से क्या आएगा? सा। तो यहां पर सा है तो यहां पर भी सा आएगा, यहां पर रे है तो यहां पर भी रे आएगा। बात समझ आ रही है ना? तो उसने क्या बोला कि एलिमेंट्स को अगर हम उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो the properties of each element is similar to the upcoming 8th element. हर तत्व के गुण आने वाले 8वें तत्व के समान होंगे। समझ गए बात को? डिमेरिट्स क्या क्या थी? डिमेरिट्स क्या क्या थे इसके? बोलो, क्या डिमेरिट था? सबसे पहला डिमेरिट क्या? कि ये केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। This model is applicable up to calcium only, है ना? Applicable up to calcium only, केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने देखा नोबल गैसेस है ही नहीं, हीलियम गायब है, नियोन गायब है, आर्गन गायब है ना? तो नोबल गैसेस वर नॉट इंक्लूडेड, नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं किया था। तीसरी बात, आप देखो लिथियम से स्टार्ट कर रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हाइड्रोजन डिस्कवर नहीं है तो वहां था उस टाइम पे?
हाइड्रोजन डिस्कवर तो हो गया था, लेकिन अगर हाइड्रोजन को रखता तो ऑक्टेव अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, और हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में केवल 2 का गैप आता है। कितने का गैप आता है? 2 का गैप आता है। तो ऑक्टेव था, इसने बोला 8 का गैप आएगा, है ना, इसलिए इसने हाइड्रोजन को भी नहीं रखा। तो हाइड्रोजन जो है ये भी इसके ऑक्टेव में इंक्लूडेड नहीं था। समझ गए? तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे आगे जाकर के जो हैवी एलिमेंट थे, हैवी एलिमेंट ये कहां तक एप्लीकेबल था? केवल कैल्शियम तक। जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं कौन से? डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, उन पर ही एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां तो 18 का और 32 का गैप आ जाता है, 18 और 32 का। ये कहां तक एप्लीकेबल था? जहां पर 8 का गैप आ रहा है ना। तो ये था कौन सा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। क्लियर है बात? इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन पहले एनसीईआरटी में था, अभी नहीं है, लेकिन कभी कभी एनटीए का मूड करता है तो क्वेश्चन उठा के देती है, इसलिए अपन इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेंगे इसके बारे में। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसने भी क्या किया कि एलिमेंट्स को पहले तो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। किसको बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी, है ना, गलनांक, पतनांक, घनत्व, आयतन, है ना, इसके बेस पर अरेंज किया और उनका ग्राफ प्लॉट किया। उनका क्या प्लॉट किया? ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ प्लॉट करके ग्राफ की जो पोजीशंस आ रही थी ना, उसमें देखा कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही पोजीशन पर आ रही है, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। क्या क्या उसने देखो ग्राफ बताता हूं आपको मैं। इसने जो ग्राफ दिया था वो ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ऐसे ही ग्राफ बाद में मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी बनाए गए, डेंसिटी के लिए भी बनाए गए, सिमिलर आ रहे थे। ठीक है, क्या देखा इसने? एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं। इसने कुछ ऐसा देखा, इस तरह ग्राफ है। सुनो बेटा, तो ग्राफ के जो पीक आ रहे थे ना, यहां पर आ रहा था लिथियम, यहां पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहां पे आ रहा था बेरिलियम, यहां पे मैग्नीशियम, यहां पे कैल्शियम, यहां पे बेरियम, यहां पे स्ट्रोंशियम, यहां पे रेडियम, यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां पे आयोडीन। समझ रहे हो क्या किया इसने? स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो पीक पे आ रहे हैं ना, पीक पे, टॉप पे, वो सारे एक ग्रुप में रखे जाएंगे। और एक्चुअल बाद में देखा गया कि हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे देखो एक ही ग्रुप में है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन इसने केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखी। इसने क्या देखी?
फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या देखी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो उसने क्या देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो जो भी इस कर्व का पीक आ रहा था, उस पीक पे सारे एल्कलाइन मेटल्स आए। जो भी इसका ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ पार्ट आ रहा था, असेंडिंग वाला, ये सब असेंडिंग वाले पाएंगे ना, असेंडिंग वाला। डिसेंडिंग वाले पे नहीं आएंगे, असेंडिंग वाले पे, ऊपर चढ़ते हुए। असेंडिंग वाली जो लाइन आ रही थी, इस असेंडिंग वाली लाइन पे सारे कौन आ रहे थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2 के, है ना। और जो डिसेंडिंग में आ रहे थे वो कौन आ रहे थे? नोबल गैसेस, है ना। और भी एलिमेंट्स के बारे में इसने रखा था, अपन सारे एलिमेंट्स को नहीं ले रहे। हैलोजेंस, ठीक है, ये असेंडिंग पे आएगा सब, ये सब असेंडिंग पे आएंगे, है ना। यहां ले लो असेंडिंग, ठीक है। तो इसने क्या किया, लूथर मेयर ने क्या किया, क्या किया इसने? ये एटॉमिक नंबर के बेस पे नहीं है। He plotted a curve between, किसके बीच में बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पे इसने क्या किया? कर्व बनाया। क्या देखा इस कर्व में? एल्कलाइन मेटल्स यानी कि क्षार धातु है। कौन से बेटा? क्षार धातु है। एल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप 1 मेटल्स आर ऑन द पीक ऑफ द कर्व, है ना। और क्या देखा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षारीय मृदा धातु है, ग्रुप 2 are on the ascending line and halogens are on the descending lines, on the descending lines। मतलब एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज के बीच पहले ग्राफ बनाओ, फिर ग्राफ बना के देखो कौन पीक पे आ रहा है, फिर उनको अरेंज करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था, है ना। इसने ग्राफ बना के देखा कि जो पीक पे आ रहा है उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनको एक ग्रुप में रख दिया, है ना। जो बीच में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनको एक ग्रुप में रख दिया। जो नीचे नीचे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनको एक ग्रुप में रख दिया। समझ गए बात को? लेकिन कैसा था? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो है ये भी हैवी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। हैवी एलिमेंट्स, है ना। जैसे अब अगर हम डी ब्लॉक की बात कर दें, ये तो एस ब्लॉक के आगे की ठीक है, वैसे इनके ऊपर होंगे सबसे। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। हमने जब डी ब्लॉक अभी पढ़ेंगे हम लोग, बाकी जो हमने थोड़ी बहुत हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है उसमें आपने पढ़ा हुआ कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, एटॉमिक साइज पहले घटता है फिर बराबर हो जाता है फिर बढ़ता है। तो उसमें जो ट्रेंड आते हैं वो बड़े वेरिएशन वाले आते हैं, तो वो इसके बेस पे नहीं समझा सकते हम लोग। तो ये भी केवल लाइटर एलिमेंट जो थे, हल्के तत्व जो थे, उन पे तो एप्लीकेबल था, लेकिन हैवी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था, है ना। इसलिए इसको भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा गया, और इसको अभी हमारे एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है ना। पहले दिया हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया रखना है इसका कि लूथर मेयर ने क्लासिफिकेशन किस बेस पे दिया था, ठीक है। लूथर मेयर के बाद में जो साइंटिस्ट आया जिसकी पीरियोडिक टेबल सबसे लंबे टाइम तक चली, वो कौन था? मेंडलीव। कौन था बेटा? मेंडलीव। और मेंडलीव जो है
मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पीरियोडिक लॉ दिया गया, पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम। क्या था इसका पीरियोडिक लॉ, इसका आवर्त नियम क्या था? इसने लॉ दिया कि जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होंगे, एटॉमिक मास चेंज होंगे, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। The physical and chemical properties of all the elements are the periodic function of their atomic masses. तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला? The physical and chemical properties of all the elements are the periodic function of their atomic masses. हिंदी बोला, क्या बोला मैंने? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। यानी इसने बोला कि पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। Periodicity. What is periodicity? The repetition of physical and chemical properties after a fixed interval. After a fixed interval. एक निश्चित अंतराल के बाद भौतिक और रासायनिक गुणों का रिपीट होना, पुनरावृत्ति होना, क्या कहलाती है? आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। बार बार सुन पढ़ते हैं ना हम लोग, पीरियोडिसिटी इन साइज, आकार में आवर्तिता, पढ़ा है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन याद रखना पीरियोडिसिटी की। क्या है? क्या बोला मैंने? व्हाट इज पीरियोडिसिटी? द रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। एक निश्चित अंतराल के बाद भौतिक और रासायनिक गुणों का पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी, यानी कि आवर्तिता। क्या कहलाती है बेटा? आवर्तिता। कि भाई इतने मास के बाद फिर वापस सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसने क्या बोला कि जो पीरियोडिसिटी है ना, आवर्तिता जो है ना, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पे। समझो बात को। मतलब बात क्या है कि भी पीरियोडिसिटी का मतलब समझ में आया। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी क्या होती है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। अब वो फिक्स इंटरवल किसका? एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का, टाइम का, डेंसिटी का, किसका? तो उसने बोला एटॉमिक मास का, कि मास पहले इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ने के बाद वापस प्रॉपर्टी पहले जैसी आ जाएगी, फिर मास इतना बढ़ेगा, फिर प्रॉपर्टीज पहले जैसी आ जाएंगी। यानी इसने बोला कि पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। बात समझ आ रही है क्या? है ना। जैसे एक टाइम पे पीरियोडिसिटी होती है कि इतने टाइम बाद, जैसे पीरियोडिसिटी हर चीज में, हमारे डेली लाइफ में पीरियोडिसिटी है। डेली लाइफ में पीरियोडिसिटी क्या है कि भाई इतने टाइम बाद वापस सूरज निकलेगा, इतने टाइम बाद वापस रात होगी। अब वो रात तो अगले दिन की है, डेट चेंज होगी ना, उसमें डेट तो चेंज होगी, लेकिन पीरियोडिसिटी तो चल रही है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है ना। रोज सुबह हो रही है, रोज दिन हो रहा है, रोज ही रात हो रही है, लेकिन उसमें पीरियोडिसिटी किसके बेस पे? टाइम के बेस पे, कि इतने घंटे बाद वापस सुबह होगी, इतने घंटे बाद वापस दिन होगा, इतने घंटे बाद वापस रात आएगी। तो वो पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। इसने बोला कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उनकी पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। समझ लो इसका लॉ क्या कहना चाह रहा था ये, है ना। लॉ क्या बोला इसने? लॉ बताया तो मैं, सिंपल सा क्या स्टेटमेंट था इसका? इसका स्टेटमेंट था कि द फिजिकल एंड
chemical properties of each element are the periodic function of their atomic masses। इस लाइन का मतलब समझो, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है कि जो पीरियोडिसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक मास। पीरियोडिसिटी का मतलब समझ में आ गया? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? रिपीटिशन, वापस रिपीट होना, लेकिन एक फिक्स इंटरवल के बाद, है ना। तो पीरियोडिसिटी अलग अलग चीज की होती है। किसी में पीरियोडिसिटी अभी जैसे मैंने टाइम का बताया कि इतने टाइम बाद पीरियोडिसिटी हो रही है ना, कि इतने घंटे बाद रात हो जाएगी, इतने घंटे बाद सुबह होगी, उतने घंटे बाद दिन आएगा। तो इसमें वापस रिपीटेशन चल रहा है ना, रोज सुबह हो रही है, रोज दिन हो रहा है, रोज रात हो रही है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो वो जो पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। और ये जो पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मास पे, परमाणु द्रव्यमान पे। यानी इसने बोला कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना मास पे डिपेंड करती है। मास क्या चीज है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझ गए बात को? ठीक है। तो इसके बेस पे इसने अपनी क्लासिफिकेशन दिया। इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल तो हम लोग बनाएंगे नहीं, लेकिन इसकी मेन मेन बातें जरूर पढ़ेंगे। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस पीरियोडिक टेबल को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जो आज भी है, ग्रुप और पीरियड, यानी कि वर्ग और आवर्त, है ना। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वो पीरियोडिक टेबल है ना, ये ग्रुप है। क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकल कॉलम्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और ये क्या है? पीरियड। क्या बोलते हैं इनको? क्षैतिज पंक्तियां। ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कई बार स्टेटमेंट के अंदर। अभी टिपिकल हिंदी और टिपिकल इंग्लिश वर्ड है ना। रोज और कॉलम्स जानते हैं आप लोग? कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, एमएस एक्सेल आता है, उसके अंदर रोज और कॉलम्स, रोज और कॉलम्स। तो यू जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और यू जो होती है वो रोज होती है ना। हम यूं बैठे हैं, हम किस में बैठे हैं? रो में। किस में बैठे हैं? रो में। अगर मैं एक को बिठा के उसके कंधे पे, दूसरे को बिठा दूं उसके कंधे पे, तीसरे को बिठा उसके कंधे पे, चौथे को बिठा दूं, आप कैसे बैठे हैं? कॉलम में बैठे हैं, है ना। ये क्या है? रो। और यूं बैठोगे तो क्या आएगा? कॉलम। तो हम कभी कॉलम में बैठते हैं क्या? हम किस में बैठते हैं? रो में बैठते हैं, लाइन में बैठते हैं ना। रो का मतलब है लाइन। रो का मतलब क्या है? लाइन। कॉलम जानते हैं ना? कॉलम, घर बनता है तो कॉलम नहीं लगते हैं। घर बनता है तो उसमें जो पिलर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। क्यों? कैसे खड़े हैं वो? सीधे। समझ गए बात को? तो जो सीधे खड़े हैं वो कौन है? कॉलम। और जो लेटे हुए वो कौन है? रोज, है ना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मकान बनते हुए देखा है ना, तो पहले कॉलम बनते हैं, फिर रोज बनती है ना। भाई छत डलेगी तो उसमें क्या बनेंगी? रोज डलेंगी ना। पहले कॉलम डलेंगे, फिर कॉलम में रोज डलेंगे। समझ रहे बात को? तो कॉलम और रोज समझ में आ रही क्या है? कॉलम का मतलब क्या है? स्तंभ। और रोज का मतलब क्या है? पंक्ति, लाइन, है ना। तो यू क्या है बेटा? ये कॉलम्स। और यू क्या है? रोज। जो लेटे हुए रोज, जो खड़े हैं कॉलम्स।
ठीक है, तो कॉलम्स को क्या कहा? ग्रुप, और रोज को क्या कहा? पीरियड। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रुप क्या है, वर्ग किसे कहते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, है ना। कई बार हम लोग क्या पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ के चले जाते हैं और पूछ लिया वहां पे कि ग्रुप क्या है। अब सोचते रहे वहां बैठ करके, बोला यार ग्रुप जो है वो यूं होते हैं, कॉलम होते हैं कि रोज होते हैं? तो याद रखने का तरीका समझ में आ गया आपको, है ना। यूं है तो रोज, यूं है तो कॉलम्स। समझ गए बात को? अब मैनली पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे वो टोटल 8 थे। कितने ग्रुप थे बेटा? 8 ग्रुप्स। एट ग्रुप्स थे जिन्हें रोमन न्यूमरल से नाम दिया गया था, रोमन संख्या में। क्या? 1 2 7। और एक लास्ट वाले ग्रुप को क्या नाम दिया गया था? 0 ग्रुप। 1 2 7 एंड 0 ग्रुप। और एक ही ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा था जो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी रखते हैं, और एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा, हर ग्रुप को इसने क्या किया था? ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड into subgroups A and B। ग्रुप को भी आगे सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट A फर्स्ट B, सेकंड A सेकंड B। समझ रहे हो बात को? और इसने जो इनका बेस रखा था ना, 2 चीज इसने माइंड में रखी थी। पहली बात कि एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। जिसका मास कम है वो पहले आना चाहिए, जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए। और दूसरा कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट रख रहे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। और इसने प्रॉपर्टीज किस बेस पे डिसाइड की? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड्स के बेस पे। ये जो लाइंस में बोल रहा हूं, ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं। इसने जो ग्रुप्स बनाए उन ग्रुप में प्रॉपर्टीज के बेस पे रखा था जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी? द फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स भी 2, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। हाइड्राइड और ऑक्साइड के मूलानुपाती सूत्र के आधार पर एक ही ग्रुप में इसने एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। मतलब समझो, जैसे एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आप नेट पे देखोगे तो अलग अलग तरह के आपको मैनली पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी, है ना। लेकिन हमें क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो एनसीईआरटी को हम लोग देखेंगे। जैसे पोटेशियम और कॉपर, दोनों को एक ही ग्रुप में रखा है इसने, फर्स्ट ग्रुप में, पोटेशियम को भी और कॉपर को भी। क्यों रखा? क्योंकि पोटेशियम का जो ऑक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला होता है K2O। क्या होता है? K2O। और कॉपर का जो ऑक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला भी होता है Cu2। K2O, 2 पोटेशियम 1 ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? 2:1। मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ? 2:1। 2 पोटेशियम 1 ऑक्सीजन। कॉपर का ऑक्साइड Cu2O, 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन, 2:1।
तो उसने ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं देखी कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि ये तो सारी बातें एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसने एटॉमिक नंबर को कोई महत्व दिया ही नहीं था। इसने बोला कि सारी बातें किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है ना। तो क्या दे दिया उसने, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए, है ना। अब सब ग्रुप में डिवाइड किए तो उसको दिमाग तो था इतना तो यार पोटेशियम की प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है, कॉपर की थोड़ा अलग है। तो उसने पोटेशियम और कॉपर को रखा तो एक ही ग्रुप में, लेकिन पोटेशियम को रख दिया फर्स्ट ए में, कॉपर को रख दिया फर्स्ट बी में। कि कल को मुझसे कोई सवाल पूछे कि भाई कॉपर और पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टीज तो थोड़ा अलग अलग है, पोटेशियम तो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, कॉपर थोड़ा लो है उसके कंपैरिजन में, तो एक साथ कैसे रख दिया। तो उसने उसको भी क्या कर दिया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लेकिन एक ग्रुप में रखा किस बेस पे, समझ गए किस बेस पे रखा, properties are based on the empirical formula of their oxides and hydrides। ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पर रख दिया। समझ आ रही है क्या बात, है ना। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, है ना। इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना कि जैसे अगर आपसे बोले कि मैग्नीज और आयोडीन, देखो आप मैग्नीज और आयोडीन इनको मेंडलीव ने एक ही ग्रुप में रखा था, 7th ग्रुप में। किस किस को, मैग्नीज अ मेटल, आयोडीन अ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को साथ में रख दिया। क्यों बोला सर, मैग्नीज Mn2O7 बनाता है Mn2O7 सुना है, आयोडीन भी I2O7 बनाता है। मैग्नीज क्या बनाता है, Mn2O7। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा था, मैग्नीज क्या बनाता है Mn2O7 और आयोडीन क्या बनाता है I2O7। उसने ये नहीं देखा कि यार मैग्नीज तो मेटल है और आयोडीन नॉन मेटल है। उसने क्या सोचा कि यार दोनों के फॉर्मूले सेम टाइप के बन रहे हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो मैग्नीज को किसके साथ रख दिया, आयोडीन के साथ। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है, मैग्नीज तो डी ब्लॉक में चला गया, ये तुम्हारा कहां चला गया, डी ब्लॉक में चला गया, है ना। लेकिन उसने किस बेस पर रखा था, समझ गए उसने क्यों किया ऐसा। उसमें मैग्नीज और आयोडीन को एक ही ग्रुप में क्यों रखा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, है ना, कि व्हाई मेंडलीव प्लेस मैग्नीज एंड आयोडीन इन द सेम ग्रुप। मेंडलीव ने मैग्नीज और आयोडीन दोनों को एक ही ग्रुप में क्यों रखा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज दे फॉर्म सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड। उनके ऑक्साइड एक ही प्रकार के बनते हैं, है ना। मैग्नीज क्या बनाता है Mn2O7, आयोडीन क्या बनाता है I2O7। समझ गए बात को, ये वाला पॉइंट समझ में आया। ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पे रखा था, ठीक है। पीरियड क्या बोले इसने, कि पीरियड कौन होते हैं, कौन होता है, ये वर्टिकल कॉलम्स थे, ये कौन होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे, जैसा आज है ना। कितने पीरियड थे बेटा तुम, 7 पीरियड। ठीक है। फर्स्ट पीरियड जो था, फर्स्ट पीरियड, इसको क्या नाम दिया था, वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त। वेरी शॉर्ट, सबसे छोटा पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं, 2 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड
इनको इसने नाम दिया शॉर्ट पीरियड। क्या नाम दिया बेटा? शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इन दोनों में 8 एलिमेंट आते हैं, है ना? सेकंड में 8, थर्ड में भी 8। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, इसको इसने नाम दिया लॉन्ग पीरियड, दीर्घावर्त, क्योंकि इनमें कितने एलिमेंट आते हैं? 18 एलिमेंट आते हैं, 18 एलिमेंट्स ईच। सिक्स्थ पीरियड को क्या नाम दिया? वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आते हैं? 32 एलिमेंट। और सेवंथ पीरियड को इसने बोला कि ये अभी इनकम्प्लीट है। कैसा बेटा? इनकम्प्लीट। ठीक है, ये कैसा बेटा? अभी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण आवर्त। जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा वो सेवंथ पीरियड में जाएगा, जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा वो सेवंथ पीरियड में जाएगा। ठीक है, समझ वाली बात। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या है, इसकी अच्छी बातें क्या है? इसकी अच्छी बातें तो ये कि भी इसने पहला क्लासिफिकेशन था जो बहुत ब्रॉड था, अभी तक जो क्या है, कोई 9 एलिमेंट पे लागू हो रहा है, कोई 20 पे लागू हो रहा है, ये ब्रॉड था, लगभग सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा था, है ना? लगभग सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा था। और सबसे खास बात इसकी सबसे खास बात क्या थी बेटा? इसकी सबसे खास बात थी कि भाई इसने क्या किया कि जहां जहां पर जिस टाइम पे इसने अपनी पीरियोडिक टेबल दी उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उस टाइम बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन इसने उन एलिमेंट के लिए पहले से ही जगह छोड़ दी, पहले से ही जगह छोड़ दी कि फ्यूचर में कोई एक एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो यहां रखा जाएगा, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, तो जो एलिमेंट होगा उसकी ये प्रॉपर्टी मिलेंगी। मेनली प्रॉपर्टी क्या बताई कि वो ऑक्साइड कैसा बनाएगा और वो हाइड्राइड कैसा बनाएगा, ऑक्साइड कैसा बनाएगा और हाइड्राइड कैसा बनाएगा। जैसे गैलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, गैलियम, तो उसने एल्यूमिनियम के जस्ट बाद जगह खाली छोड़ दी, एल्यूमिनियम के जस्ट बाद जगह खाली छोड़ दी कि इस जगह कोई एलिमेंट आएगा, और उसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया? एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक बाद आने वाला। हिंदी में नहीं दिया था, है ना, लेकिन इसका मतलब यही है, एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक बाद आने वाला, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे वाला एल्यूमिनियम। तो गैलियम का क्या नाम दिया था मेंडलीव ने? एका एल्यूमिनियम। उसी तरह जर्मेनियम भी डिस्कवर नहीं हुआ था, जर्मेनियम जीई किसके बाद आता है? देखो पीरियोडिक टेबल में देखो किसके बाद आता है? सिलिकॉन के बाद। तो इसको क्या नाम दे दिया? एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के एक बाद आने वाला, सिलिकॉन के एक बाद आने वाला कौन था? जर्मेनियम। क्या नाम दिया? एका सिलिकॉन। समझ गए बात को? तो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी इसने जगह छोड़ दी। बहुत बड़ा ज्योतिषी था ये, पहले से प्रिडिक्शन कर दिया कि भविष्य में कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, उसको इस जगह पे रखा जाएगा। जो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, जो दुनिया में था ही नहीं, उसके बारे में भी बता दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वी आर एबल टू प्रिडिक्ट, है ना। जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बनी कैसे है, तो हम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं यार यहां पर कुछ गायब है, यहां पर कुछ मिसिंग है, क्योंकि पीरियोडिसिटी थी ना। क्या थी? पीरियोडिसिटी की इतने टाइम के बाद ही आना है, और नहीं आया तो मतलब कुछ आना था, यहां पर गायब है, अभी कुछ गायब है तो उसने जगह छोड़ दी कि आएगा कोई ना कोई तो।
समझ आ रही बात है ना। ये क्या थे इसके मेरिट्स। डिमेरिट्स क्या थे इसके, डिमेरिट्स क्या थे, तो इसने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो सीना चौड़ा करते हुए बोला कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे। और जब हम मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो अपने आप ही प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आ जाएगी। लेकिन इसने खुद ने कई जगह एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। और इसने पता क्या माना, इसने पता क्या माना, इसने माना कि यार मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, उसको पढ़ना। उसने ऐसा मान लिया कि इसके मास को निकालने में कहीं गलती हुई होगी। समझो क्या कह रहा हूं मैं। जैसे आर्गन और पोटेशियम की बात आई थी, किसकी, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का मास कितना होता है 40 और पोटेशियम का कितना होता है 39। तो पहले किसको रखना चाहिए, पोटेशियम को, फिर आर्गन को। लेकिन पहले कौन रखा हुआ है, आर्गन, फिर कौन आ रहा है, पोटेशियम। तो इससे पूछा कि यार ऐसा क्यों बोला, वैसे मैंने तो सही रखा है, बिल्कुल प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए आर्गन वहां आएगा, पोटेशियम वहां आएगा, है ना। ये तो एटॉमिक मास जिसने निकाला ना उसने गलती कर रखी है, मास गलत निकाला है, मैंने इसे गलत नहीं किया है ना। एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी, पढ़ना उसको, कि उसने ऐसा डिपिक्ट किया, उसने ऐसा सोचा कि भाई साहब मेजरमेंट में कहीं ना कहीं गलती हुई है एटॉमिक मासेस के, मेरे प्रिडिक्शन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, एक तो ये गलती हो गई। दूसरी गलती अभी हमने बताई कि मैग्नीज और आयोडीन को एक साथ रख दिया, कॉपर और पोटेशियम को एक साथ रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल अलग होती है, लेकिन फिर भी उनको एक साथ रख दिया। दूसरी ये गड़बड़। तीसरी गड़बड़ जबरदस्ती निकाली गई, है ना। जब आदमी की एक गलती पता पड़ती है तो उसकी फिर सारी अच्छाइयां भी बुराइयां नजर आती है, होता है ना। तो उसमें बुराइयां तो निकल गई थी दो, तो बोला और निकालते हैं। तीसरी बुराई क्या निकाली, आइसोटॉप्स की, है ना। इससे पूछा कि भाई आपने जो अरेंजमेंट दिया है किसके बेस पे दिया है, एटॉमिक मास पे। तो क्या प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, बोला एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो मतलब जिनके मास अलग होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, बोला बिल्कुल अलग होंगी। मतलब प्रॉपर्टीज अलग होंगी तो मतलब क्यों, एलिमेंट ही अलग हो गया वो। भाई प्रॉपर्टी चेंज होगी इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ही अलग हो गया। तो आइसोटॉप समस्थानिक जानते हैं ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तीनों के मास अलग अलग है। और ये कह रहा था कि मास चेंज होगा तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो मतलब कार्बन 3 तरह के होते हैं, कार्बन 3 तरह के होते हैं। तो मतलब कार्बन को पीरियोडिक टेबल में 3 बार रखना चाहिए, एक बार कार्बन 12, एक बार कार्बन 13, एक बार कार्बन 14। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, हाइड्रोजन को 3 बार रखना चाहिए, है ना। क्योंकि इसने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, मास पे। और अगर मास अलग है तो प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था, कार्बन को एक ही बार रखा था, हाइड्रोजन को एक ही बार रखा था, रखा ही नहीं था हाइड्रोजन को। तो समझ रहे बात को। तो ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे हिस्ट्री क्लासिफिकेशन की, है ना। कौन कौन से लॉज पढ़े हमने, कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़े। सबसे पहला दो ब्रेनेज, दूसरा न्यूलैंड, थर्ड लूथर मेयर, फोर्थ मैनली। ठीक है, कॉपी कर लो उसको।